नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। हर हफ्ते हम लेकर आते हैं आपके जीवन से जुड़ा वो पहलू जो आपको कहीं ना कहीं गहरे तक प्रभावित करता है, असर डालता है। जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है? हवा, पानी और भोजन। और आज का मुद्दा है पानी। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के उस इलाके की जहां बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। खुद सरकार कह रही है कि राज्य में 40 साल का सबसे बड़ा सूखा है। तो महाराष्ट्र के जालना, बीड़, औरंगाबाद समेत 11 जिले के कुल 7,000 गांव और लाखों लोग ऐसे हैं जो या तो बूंद बूंद पानी के लिए भटक रहे हैं, या गांव छोड़ रहे हैं, या फिर बिना पानी के लिए मौत के इंतजार में लगता है। लेकिन क्या ये संकट सिर्फ आसमानी है या इंसानी कमियां भी इसके लिए जिम्मेदार हैं? आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर। चर्चा में शामिल होने के लिए आज हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ हैं देवेंद्र शर्मा जी, जो खाद्य विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका देवेंद्र जी। हमारे साथ गार्गी परसाई हैं, जो डेप्यूटी एडिटर हैं हिंदू की। बहुत स्वागत है गार्गी आपका। हमारे साथ हैं SM झरवाल, जो कि पूर्व प्रधान सलाहकार हैं कृषि मंत्रालय के। बहुत बहुत स्वागत है आपका झरवाल साहब। और हमारे साथ हैं सोमपाल शास्त्री जी। बहुत स्वागत है आपका। आप पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं भारत सरकार में। और हमारे साथ हैं परशुराम राय साहब, जो कि निदेशक हैं पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा केंद्र के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले आइए दिखाते हैं कि महाराष्ट्र में ये संकट है कितना गंभीर। देश भर में अगर सूखे की बात करें तो जो सबसे बड़े सूखे पड़े हैं 1972, 1987, 2002, 2008, 9 और 12 में, ये हाल के सूखे की हम बात कर रहे हैं। और उनमें भी महाराष्ट्र के ये जो तमाम ज़िले हैं जो इस समय प्रभावित हैं सूखे से, वो उसमें भी प्रभावित रह चुके हैं। और महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों की बात करें तो मराठवाड़ा इलाका इस समय सबसे ज़्यादा सूखा प्रभावित इलाका है। प्रभावित ज़िले में जालना, बीड़, उस्मानाबाद, औरंगाबाद जैसे 11 ज़िले हैं और 7,000 से ज़्यादा गांव इससे प्रभावित हैं। 2 लाख हेक्टेयर कृषि इससे प्रभावित हो रही है। और बजट की अगर हम बात करें तो 2013-14 के बजट में कृषि के लिए 17,095 करोड़, पेयजल और स्वच्छता के लिए 15,260 करोड़ और जल संसाधन के लिए भी काफ़ी पैसे दिए गए। और केंद्रीय सहायता भी कई 100 करोड़ की मिल चुकी है रबी और खरीफ के फसल के लिए। लेकिन ताज़ा स्थिति क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हम सीधे आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र। हमारे साथ अपर्णा पल्लवी हैं, जो कि डाउन टू अर्थ की वरिष्ठ संवाददाता हैं। अपर्णा, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्योंकि आपसे इसलिए शुरुआत करना चाह रहे हैं क्योंकि आप उस इलाके में देखकर और घूमकर आई हैं और रिपोर्टिंग कर चुकी हैं। किन किन इलाकों में आप गईं और क्या क्या समस्याएं आपने देखी? मैं मराठवाड़ा के 4 जिलों में जाकर आई हूँ। औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद और वेस्टर्न महाराष्ट्र का सोलापुर डिस्ट्रिक्ट। और इन सभी जगहों में मैंने देखा कि स्थिति ऐसी है कि पानी है भी और नहीं भी है। एक तरफ पीने के पानी की बहुत कमी है, चारे की बहुत कमी है, लेकिन उसी के बीच में केले की, गन्ने की और इन चीजों की खेती काफी बड़े पैमाने पर हो रही है। लेकिन आप कह रही हैं कि पानी है भी और नहीं भी। जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कह रही हैं कि पानी है ही नहीं, लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। टैंकर्स शहरों तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, लोग लाइन लगा के खड़े हैं, हफ्ते हफ्ते इंतजार कर रहे हैं। हाँ, इसका कारण ये है कि जो भी अवेलेबल पानी है उसका आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हो रहा है। ग्राउंड वाटर बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। गन्ने और केले और इस तरह के ज्यादा पानी मांगने वाले क्रॉप्स के लिए। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि जो पीने के पानी के स्रोत है गाँव के, जो अक्सर कुएं होते हैं या कम गहरे बोरवेल्स होते हैं, वो स्रोत सूखते जा रहे हैं। जिसके कारण ये हो रहा है कि एक तरफ खेती में बहुत पानी जा रहा है, दूसरी तरफ पीने को पानी नहीं है जी। चारे की भी बहुत बुरी तरह कमी है जी। और इससे कितने ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, किस तरह की समस्याएं उन्हें फेस करनी पड़ रही हैं? देखिए, इस वक्त एक पीने के पानी की समस्या को अगर छोड़ा जाए तो दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या चारे की है। चारे के बहुत सारे शिविर पूरे मराठवाड़ा के जिलों में आ गए हैं, जिनमें लोग अपने जानवरों को लेकर रह रहे हैं,
और उन्हें वहाँ चारा तो मिल रहा है, लेकिन जानवरों से उनकी इनकम बंद हो गई है और वो वहाँ आने जाने में, इन सब चीजों में उनका बहुत खर्च हो रहा है जी। वो एक तरह से विस्थापितों की तरह वहाँ रह रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम है जी। अच्छा अपर्णा, ये बताइए कि जो राहत देने की कोशिशें सरकार की तरफ से अनाउंस की गई हैं वो पर्याप्त हैं या लोगों तक पहुंच पा रही हैं या नहीं? देखिए, राहत का ऐसा है कि टैंकर्स गाँव में पहुंच रहे हैं या चारा छावनियों पे चारा मिल रहा है जी। लेकिन ये चीजें सिर्फ एक फायर फाइटिंग जैसा अभी तात्कालिक किस्म की राहत है जी। और वो भी बहुत सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जितनी डिमांड है उससे कम ही पीने का पानी पहुंच पा रहा है, जितनी डिमांड है उससे कम ही चारा छावनियां हैं जी। और दूसरी बात ये है कि लॉन्ग टर्म ड्राउट प्रिवेंट करने की प्लानिंग जो है जी, वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई बहुत मतलब प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करने की जी। जो वहाँ पे मतलब ड्राउट इतनी बुरी तरह आने के जो कारण है जी, उनको मानने की और उनको सही ढंग से सुलझाने की तैयारी सरकार की नहीं दिख रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए अपर्णा। अपर्णा को आप सभी ने सुना। गार्गी, आपसे शुरुआत करूंगी क्योंकि आपके अखबार ने सबसे ज़्यादा इस मसले को उठाया और कवरेज दी। समस्या ये है कि ये जो दुष्काल महाराष्ट्र में इसे कहा जा रहा है, ये दुष्काल मैनमेड है या फिर ये कोई आपातकालीन स्थिति है? मैनमेड तो अकाल पड़ने के बाद मालूम पड़ता है। अकाल की स्थिति ऐसे हुई कि खरीफ में पिछले साल 4-5 स्टेट से जहाँ पे वर्षा ठीक से नहीं हुई, साउथ वेस्ट मानसून की, जिसमें कर्नाटक का भी था, महाराष्ट्र भी था, राजस्थान के कुछ हिस्से थे, पंजाब और हरियाणा में भी लोगों को काफ़ी नीचे जाके पानी लेना पड़ा और आंध्रा के भी कुछ हिस्से थे, बाद में तमिलनाडु के भी कुछ हिस्से आए। तो उसी समय से महाराष्ट्र में भी ये स्थिति थी और बहुत शुरू से ही जब दूसरे राज्यों को मदद दी गई सरकार की तरफ से, उसमें महाराष्ट्र भी एक स्टेट था। हालांकि शुरू से ही ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो कृषि को लेके इतनी खतरनाक नहीं थी जितनी कि पेयजल को लेकर थी। लेकिन उसके चलते जो वहाँ पे खेती की जा रही थी, गन्नों की, बनाना इन्होंने बताया, कॉटन की जो खेती थी और कोर्स सीरियल्स जो हैं वहाँ पे, मिलेट्स वगैरह, उनकी भी काफ़ी बुआई में कमी आई। तो उसी समय से स्थिति तो बन रही थी, लेकिन अब जो स्थिति चलते चलते जो इतनी बिगड़ी है उसमें कुछ ये माना जाता है कि जो डैम्स में से जो पानी देना था या जो छोड़ना था वो उस तरह से नहीं किया गया। पानी कृष्णा बेसिन के अलग ले जाके छोड़ा गया। पानी का बंटवारा, पानी की मैनेजमेंट ठीक से नहीं की, जिसके कारण स्थिति और ज़्यादा बिगड़ गई। जी, आप तो कृषि मंत्री रह चुके हैं, क्या कमियां आप देख रहे हैं जिसकी वजह से आज संकट इस हद तक पहुंच गया है कि लोग हफ्तों हफ्तों पानी के लिए इंतजार कर रहे हैं? अपर्णानी जी ने जो वाक्य एक कहा बहुत महत्वपूर्ण, वो ये कि कोई दीर्घकालीन प्रबंधन नीति सरकार की नहीं है। और मैं बहुत आधिकारिक रूप से आपको ये कहना चाहूँगा, संसद में 10 साल रहने के बाद, योजना आयोग का सदस्य रहने के बाद और मंत्रालय जिसमें सूखा के प्रबंधन का विषय भी मेरे अंतर्गत आता था, कि दुर्भाग्य से केवल पहली से लेकर और चौथी पंचवर्षीय योजना तक जल संसाधन के विकास में सरकार ने निवेश किया। उसके बाद इस नीति को पूर्णतः तिलांजलि दे दी गई। अगर आप पिछले 18 वर्ष के बजटों का अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि संचार व्यवस्था के लिए तो 16,000 करोड़ रुपया से लेकर 26,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष आवंटित किए जाते हैं योजना व्यय के, और सिंचाई के लिए 300 से लेकर 556 करोड़ तक। जी। अभी आपने एक आंकड़ा दिखाया, हालांकि वो चला गया, कि बहुत बड़ी राशि जल के लिए दी है, तो आपने पता नहीं उसे बड़ी कैसे कह दिया। 16,65,000 करोड़ रुपए का बजट है भारत सरकार का जो अभी प्रस्तुत हुआ, उसमें कुल 1,200 करोड़ रुपए की घोषणा जल संसाधन के लिए की योजना आयोग ने ना, इसमें योजना व्यय में पिछले वर्ष 1,275 करोड़ किए गए थे, व्यय हुआ उसमें से कुल 428 करोड़। इसमें से 40% चला जाता है बाढ़ नियंत्रण में। अगर इस गति से हम जल संसाधन के विकास की योजना बनाएंगे तो 1000 वर्ष में भारत के जल संसाधन का विकास हो पाएगा। तो सरकार गंभीर नहीं है, उधर चिंतन नहीं है, इसमें रुचि नहीं है मोटे तौर पर।
ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा का, अभी आपने आंकड़े दिखाए कि हर 10, 12, 15 वर्ष में एक अकाल आता है और भारत सरकार उसको लिखती है। आपने कहा संजीदगी, तो अगर भयावह दृश्य प्रस्तुत करने की शब्दावली का प्रयोग करके आप उनकी संजीदगी का प्रमाण चाहते हैं तो मैं तो नहीं मानता। संजीदगी तो तब हो जब उसके लिए संसाधन आवंटित करें, और ये अकेली विधा नहीं है। पहले जल संसाधन का विकास हो, जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा के जल को ग्रहण करके भूमिगत जल स्रोतों का पुनर्भरण किया जाए, फिर उसके उपयोग की नीति बनाई जाए, फिर फसल चक्र हो। ये तो क्या किया जाए वो हम आगे चर्चा करेंगे। झारवाल साहब, आप भी पूर्व प्रधान सलाहकार रह चुके हैं कृषि मंत्रालय में, आप लोग क्या मानते हैं, संसाधन की कमी है या उस सोच की कमी है जिसकी वजह से ये समस्याएं पैदा हो रही हैं? देखिए, इस मुद्दे पर आने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में जो सिंचित क्षेत्र है वो केवल 18% है और बाकी सारा एरिया जो है वर्षा पर आधारित है। और ये जो 18% एरिया में शुगर केन होता है वो करीब करीब देश का ये सेकंड लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट है ये। तो आप जो है जिसमें शुगर केन में इतना पानी की ज़रूरत है, वाटर गजलिंग क्रॉप कहते हैं, वाटर गजलिंग क्रॉप है, तो बाकी क्रॉप्स के लिए तो पानी मिलता नहीं है। असल में मुझे ताज्जुब है कि इस वक्त हम जो है अकाल की बात कर रहे हैं। अकाल की बात कब करते हैं हम? जब मानसून आता है, और मानसून इस बार लेट हुआ, लेकिन जो महाराष्ट्र सेंट्रल इंडिया में पड़ता है उसमें करीब करीब नॉर्मल का 96% बारिश हुई। तो मुझे नहीं लगता है कि जहाँ तक बारिश का सवाल है वो कम हुई है। ये जो आप पानी का जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसी क्रॉप में जो कि इतना पानी मांगती है, तो वही एक मुझे लगता है कारण है कि जिससे कि पानी का पीने का पानी का अकाल है। कह रहा है कि लगातार 2 साल से सूखे की स्थिति थी और शायद इस वजह से ये स्थिति और ज्यादा भी गंभीर हो गई है। परशुराम जी, मैं इन दोनों महानुभावों की बातों से अपनी सहमति जताते हुए जो विशेष रूप से महाराष्ट्र संबंधी जो 2-3 कड़वी सच्चाइयां हैं उनको सामने रखना चाहूँगा। पूरे देश के संदर्भ में ठीक है कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट हुआ है सिंचाई में, लेकिन पिछले 10 वर्ष में जो 70,000 करोड़ रुपए की जो राशि वहाँ पर सिंचाई के लिए गई थी, उसका कितना प्रतिशत सरकारी लोगों के जेब में गया और कितना वो सिंचाई सृजन करने में लगा, ये पहली बात है। और 70,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद कुल सिंचित भूमि में कितनी वृद्धि हुई? 0.1%। और अभी क्या बोल रही हैं वहाँ की सरकारें कि अभी हमें जो उस योजना के तहत हमने जो प्रोजेक्ट शुरू की है उसको पूरा करने के लिए 70,000 करोड़ रुपया और चाहिए। तो हमारा तो एक सच है। दूसरा सच ये है कि 1-2 क्रॉप की इन्होंने बात की, लेकिन जो पूरे देश भर में और विशेषकर जो सो कॉल्ड डेवलप्ड स्टेट्स हैं और जहां पर कि दे आर एपिसेंटर्स ऑफ फार्मर सुसाइड, वहां पर जो कैश क्रॉप्स की जो बीमारी फैली पिछले 10 वर्ष में, केवल गन्ने की ही स्थिति नहीं, वहां पर फ्रूट क्रॉप्स इतने व्यापक पैमाने पर हो रही हैं, फ्लोरिकल्चर हो रही है। और क्या उसका प्रभाव जो वहां पर बगल में जो टैंक्स थे, जो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स थे, उनके सूखने में उनका नहीं है जी। तो क्या ये इसके लिए जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था है वो जिम्मेदार है, एंड इट इज ए मैन मेड नॉट नेचर मेड। देवेंद्र जी, आप कृषि विशेषज्ञ हैं, इसलिए आपसे सवाल ये है कि क्या जो वहाँ पर कृषि के तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं उसमें कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से पानी ज़्यादा ज़रूरत है और उतना मिल नहीं पा रहा है, और जितना पानी था वो भी अब सोख लिया गया है? जब अमर्त्य सेन ने बंगाल फेमिन की बात की तो उन्होंने एक बात बड़ी स्पष्ट की थी कि भाई कहीं प्रोडक्शन में कहीं शॉर्टफॉल नहीं हुआ था, कहीं कमी नहीं हुई थी, उसके बावजूद भी एक अकाल पड़ा था जिसमें आप जानते हैं लाखों लोग मरे थे। और थोड़ा सा अगर पीछे जाएं ब्रिटिश हिस्ट्री में, तो मैंने देखा था कि मेरे अपने अध्ययन में आया था कि 28 फैमिन हुए थे तकरीबन 200 साल में, और उसमें से अधिकतर फैमिन जो थे वो उस समय हुए जबकि शॉर्टफॉल नहीं था। आज यहाँ पे भी कोई शॉर्टफॉल नहीं है, अनाज का कोई शॉर्टफॉल मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि आज भी सिचुएशन वैसी आ गई है कि उन चीजों से सबक लेने की बजाय हम उसी को रिपीट करते जा रहे हैं। आज भी देश में अगर आप देखें, सूखा जब भी पड़ता है तब हम एकदम कान खड़े होते हैं हम सबके, लेकिन क्या उसकी सूखा पड़ने की कोई कारण था कि उसको हम मैनेज नहीं कर सकते थे या ड्राउट प्रूफिंग हम नहीं कर पाते थे? आपने कहा कि भाई इतने सालों से जो संजीदगी नहीं है, एक ड्राउट प्रूफिंग जो आज तक होनी चाहिए थी देश में नहीं हो पाई है। हर बार फंड्स होते हैं, सूखा हटता है, उसके बाद फाइलें जो हैं सेल्फ पे चली जाती हैं, उस पर मिट्टी पड़ती है, जब अगला सूखा पड़ता है तब बाहर निकाली जाती हैं।
आपका ये कहना ये देखिए, एक तो पानी की कमी का प्रॉब्लम है, ये हम मानते हैं कि पानी का जो पॉलिटिक्स है वो एक विषय है, शायद हम अब आगे इसको चर्चा में लाएंगे, लेकिन सारे पैटर्न को देखना चाहिए। अब देखिए, जब गन्ना आप लगाते हैं तो तकरीबन उसमें 250 क्यूबिक मीटर पानी चाहिए आपको, जो कि गेहूं और धान दोनों को मिला लें तो उससे 5 गुना की रिक्वायरमेंट जी बिल्कुल। हाँ जी, अगर आप उसको उसको केले को देखें, वो भी एक कैश वाटर गजलिंग क्रॉप है। फिर आप कॉटन की बात देखिए, जो कॉटन बीटी कॉटन जब आया है तो एक जो छुपाई गई बात सारे देश से वो ये थी कि उसकी पानी की रिक्वायरमेंट हाइब्रिड कॉटन से भी ज्यादा थी। मुझे याद है जब मैंने कहा कि 20% पानी ज्यादा होता तो साइंटिस्टों ने मुझे ही चैलेंज कर दिया, और अब सब सरकार मानती है कि सूखे में जहां पर जो बैरानी इलाके हैं उसमें कॉटन की, बीटी कॉटन की नहीं होनी चाहिए। अब ये सवाल ये उठता है, यहाँ जो आप बातें कर रहे हैं उससे सवाल ये उठता है कि जब ये इलाका सूखा प्रोन है, यानी ड्राउट प्रोन ये इलाका है, तो उस ड्राउट प्रोन इलाके में इस तरह की कृषि को बढ़ावा क्यों दिया गया? इस पर चर्चा करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पर चर्चा जरूर करेंगे कि क्या कहीं कृषि नीति में कहीं कोई कमी तो नहीं है। एक आंकड़ा कहता है कि 2001 से 2010 के बीच महाराष्ट्र में 37,646 किसानों ने आत्महत्याएं कर ली, मारे गए, और वजह क्या थी? सिर्फ और सिर्फ किसानी। आखिर उस जो कृषि नीति है उसमें ऐसी क्या कमी है, किस तरीके से वो गलत असर डाल रही है किसानों पर और कृषि पर, उसको थोड़ा समझाइए। देखिए, बात यह है कि जो हमारी कृषि की नीति है, अगर हम अपनी ही खेती का जो एक आपका परिप्रेक्ष्य था उससे हटकर अगर आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उसके साथ उसके प्रॉब्लम्स को भी आप इंपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर हमारी एक मानसिकता बना दी गई है, इस तरीके से प्रोग्रामिंग की गई है कि अगर हमारा कृषि प्रधान देश है, हमारे जो सोल्यूशन है वो भारत में नहीं है, वो अमेरिका में है, यूरोप में है। तो हमारी हर सोच जो है सोल्यूशन ढूंढने के लिए वहाँ जाती है, अपने देश में नहीं देखती है। आपके पिछवाड़े में या बैकयार्ड में आपके पास उसके सोल्यूशंस उसके हैं। अब आपने कहा, देखिए बड़े अजीब बात है इस देश में कि जहाँ पानी है, जैसे कि पंजाब हरियाणा है, 98% एश्योर्ड इरिगेशन है, वहाँ पर लगती है हाई यील्डिंग वैरायटी, उन्नत बीज लगते हैं धान के। उसकी पानी की रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट है उन पर नापी गई है, तकरीबन 5000 लीटर वो कहते हैं 1 किलो धान पैदा करने के लिए आपको पानी लगता है। हालांकि मैं उसको थोड़ा चैलेंज करता हूँ कि मेरे हिसाब से 3000 लगता है भारत में, अमेरिका में 5000 लगता होगा। चलिए अगर आप 5000 भी मान लेते हैं तो उससे ज़्यादा हमारे जो बैरानी इलाके हैं उसमें हाइब्रिड फसलें होती हैं, वहाँ पर हाइब्रिड राइस लगाया जा रहा है। हाइब्रिड राइस की सिर्फ फर्टिलाइजर या इनपुट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, उसके अलावा साथ में पानी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। तो सूखे इलाकों में आप देखें तो वहाँ पर हाइब्रिड राइस, हाइब्रिड सोरगम, हाइब्रिड बाजरा, हाइब्रिड सब्जियाँ, हाइब्रिड कॉटन, सब हाइब्रिड वहाँ लगते हैं। और मुझे आज तक समझ नहीं आया कि जहाँ पर कॉमन सेंस ये कहती है कि जहां पानी कम है वहां ऐसी फसल हो जिसका पानी का कम उपयोग हो इसमें, पर यहां पर उल्टा हो रहा है, जहां पानी कम है वहां पर वो फसलें लगाई जा रही हैं जो पानी को ज्यादा खींचती हैं, जो वाटर गजलिंग क्रॉप है, जैसा पहले कहा जा चुका है। जी सोमपाल जी, जब आप लोग भी कृषि मंत्रालय में होंगे तो इस तरह की समस्याएं हो सकता है चर्चा में आती रही होंगी, लेकिन क्यों उस पर ध्यान नहीं दिया जाता? कृषि मंत्रालय में तो जब हम आए तब उम्र बहुत हो गई थी, हमने तो ये समस्याएं बचपन से देखी हैं, और मैं तो आज भी किसान हूँ, स्वयं करता हूँ, एक एक चीज़ को जानता हूँ। मैं सहमत हूँ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की बात से कि एक तो जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको परिवर्तित करने की ज़रूरत है। क्रॉपिंग पैटर्न परिवर्तित करने में सबसे बड़ी कठिनाई आती है सरकार की नीति की। जो हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं और जो एलीट ग्रेन्स और एलीट कैश क्रॉप्स हैं उनका दाम तो सरकार सुनिश्चित देती है और ज़्यादा देती है, और जो परंपरागत फसल और बीज हैं, चाहे वो बाजरे का हो, ज्वार का हो, मक्का का हो, गेहूं का हो, धान का हो, उसकी जो अर्थव्यवस्था है, उसकी जो आर्थिकी है, जिसको माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं, उसको सरकार सपोर्ट नहीं करती। तो इस असंतुलित नीति के कारण किसान, अभी स्वामी जी ने तो कह दिया कि फूल उगाने लगे। किसान को तो जिसमें पैसा मिलेगा, आपको तनख्वाह ज़्यादा देगा दूसरा चैनल, तो आप जाओगे कि नहीं जाओगे? तो किसान बेचारे के ऊपर ये बोझ क्यों डालते हैं? अगर आपको वो ठीक करना है तो जो कम पानी लेने वाली क्रॉप्स हैं और कम पानी लेने वाले परंपरागत बीज हैं, डॉक्टर साहब ने एक बात नहीं बताई, हाइब्रिड और हाई यील्डिंग वैरायटी और केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते ही पानी की आवश्यकता 2.5 से 3 गुना हो जाती है। तो पानी का अकाल तो होना ही है। और अगर उसकी पौष्टिक तत्वों का मिश्रण उसमें देखें, प्रोटीन कितना, लाइजीन कितना है, मोलिब्डेनम कितना है, बोरॉन कितना है, जिंक कितना है, तो जो हमारा देशी अनाज है वो उसकी गुणवत्ता 40 से 60% बेहतर होती है और उसमें नमी कम रहती है। मैंने गेहूं की 19 वैरायटी अपने यहाँ बोई, देसी गेहूं में
14.34% प्रोटीन, हाई यील्डिंग में 9%, मॉइस्चर कंटेंट देशी में 7.8%, इसमें 11%। तो जो आप हाई टनेज दिखा रहे हैं उसमें 25%, 30% तो पानी का बोझ है, उसमें पौष्टिकता थोड़ा ही है। फिर उसकी क्वालिटी जो है, उसका रख रखाव, वो सड़ता है। तो ये सारा जुड़ा हुआ सवाल है। मैं कहना ही चाहता था कि जल के विकास में निवेश हो, जल के प्रबंधन को ज़्यादा वैज्ञानिक और न्यायपरक, न्याय संगत बनाया जाए, फसलों का चक्र इस तरह से हो और उनके दाम का निर्धारण ऐसे हो कि जो अच्छी फसलें और कम पानी वाली उसका दाम बेहतर मिले जी। और उसके बाद सरकार को इस सारी चीज को बनाकर एक दीर्घकालीन नीति बनानी चाहिए। यहाँ उसकी किसी को चिंता नहीं है। जो क्रॉप प्रबंधन है वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा है और उनका ये कहना है कि देसी फसल ज्यादा क्वालिटेटिवली अच्छे हैं, पानी की कमी है, बावजूद इसके आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि विदेशी तरीका ज्यादा अपनाने पर जोर दिया जा रहा है? सबके बीच में मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, इसलिए अंतिम जो मूल तत्व है उसमें जाऊंगा। हाँ। जो हमारा सांस्कृतिक पतन हुआ है, विशेष रूप से जो राजनीति का और सत्ता पक्ष का, तो हम ऐसी नीतियां बनाते हैं जिसमें देखें कि हमारी कमाई कहां पर होती है। अगले साल इलेक्शन होना है, तो अभी जो सूखा पड़ा है आपको लग रहा है कि बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़े कष्ट में होंगे। एक बहुत बड़ा वर्ग महाराष्ट्र में है, बड़ी खुशी मना रहा है, उनके गोल्डन हार्वेस्ट होने वाला है, जो पैसे जाएंगे उसमें से कमीशन आएगा। इसका लेना देना क्रॉपिंग पैटर्न से है। अगर जो है सो ज्वार की खेती होगी, जो 1 एकड़ की खेती गन्ने की होती है, उसमें 12 एकड़ की सिंचाई हो सकती है ज्वार की, लेकिन उसमें कमीशन और कट तो नेताओं को मिल नहीं पाएगा। जो बाबू लोग एक्सपोर्ट करने का जो रोज की जो है सो वैलेंटाइन डे पर जो सो विदेशों तक जाता है पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, वो हो नहीं पाएगा। तो ये जो हमारा जो लालच है, जो निहित स्वार्थ है, और जो जीविका सुरक्षा का जो पब्लिक जो इंटरेस्ट है, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस दिन हम जो मार्केट वेज इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं, हमारी कृषि भी जिस दिन मार्केट की हावी हो गई, तो पानी उसी को मिलेगा। अगर अंबानी साहब को जितना पानी चाहिए वहां पर, तो पूरे महाराष्ट्र को पानी मिले ना या ना मिले, अगर पैसा अंबानी साहब के पास है तो मार्केट तो यही कहता है कि वहीं जाएगा, बाकी लोग भूखे मरेंगे। तो वो चल नहीं सकता, उसको बदलना पड़ेगा। झरवाल साहब, आपने मेरे से पिछली बार इन्वेस्टमेंट का सवाल पूछा था कि कृषि में कोई इस तरह का निवेश कम क्यों हो रहा है, कितना हो रहा है। असल में उसमें ये बताना चाहूँगा कि कृषि का कुल जो सकल घरेलू उत्पाद है देश का, वो कृषि का हिस्सा करीब 15% है। और जो टोटल मतलब जीडीपी में इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, जीडीपी का परसेंटेज इन्वेस्टमेंट का वो 2.5% है, मतलब 15% उसका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। नो हाई कंटेंट, इट इज ओनली 1.3%, 2.5%, 1.3%। उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है 2.5% के हैं। और जो प्लान आउटले है, जो हम योजनाओं के मार्फत देते हैं कृषि को, वो भी करीब करीब कुल प्लान आउटले का 2.5% है। इसलिए बड़ा मिसमैच है कि 15% कंट्रीब्यूट करते हैं और इन्वेस्टमेंट बहुत कम जा रहा है। तो इसलिए भी एक समस्या है कि हम जो एक्सेलरेटेड इरिगेशन प्रोग्राम है, या माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स हैं, स्प्रिंकलर हैं, या ड्रिप है, जो हमें देना चाहिए, बहुत ही जबरदस्त वाटर सेविंग डिवाइसेज हैं। वो ड्रिप तो इस्तेमाल हो रहे हैं महाराष्ट्र में, बावजूद इसके उस स्केल पे नहीं हो रहे हैं, उस स्केल पे नहीं हो रहे हैं जिनको समस्या है। ये बताना चाहूँगी, आपने क्योंकि सुइसाइड्स की बात की, विदर्भा में सबसे ज़्यादा सुइसाइड्स हो रहे हैं महाराष्ट्र में। और कुछ साल पहले प्राइम मिनिस्टर्स एक पैकेज आया था कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, 3-4 स्टेट्स के लिए, जिसमें कि विदर्भा भी एक था। एक ये नई सोच चल पड़ी है सरकार में पिछले 3-4 सालों से कि जो हमारी देसी फसलें हैं वो प्लेटू कर गई हैं, उनमें प्रोडक्टिविटी नहीं हो रहा है और हमें 30% सीड रिप्लेसमेंट करना चाहिए। तो जो महाराष्ट्र में ये जो प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज आया, इसमें जो मानो कॉटन की जो सीड है उसको रिप्लेस किया गया बीटी कॉटन से, 100% बीटी कॉटन। तो आपको जो आदमी पेस्टिसाइड दे रहा है या फर्टिलाइज़र दे रहा है, वो आपको सीड भी वही दे रहा है, बावजूद इसके कि वहाँ पे पानी की कमी है। और ये देखा गया है कि जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे ये सफल नहीं होती है। तो आप देखेंगे कि जो आपके आंकड़े दिखा रहे हैं कि जो फार्मर सुसाइड्स हैं वो कम नहीं हो रहे हैं उस इलाके में। तो ये सरकार की जो नीति है, और नीति जो सरकार की धीरे धीरे बदल रही है इस दिशा में कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप सी जो हैं वो हमारी फूड नहीं, आप सुन लीजिए क्योंकि ये है रियलिटी, वही हमारी फूड सिक्योरिटी को का जवाब है जो हमें चाहिए फूड सिक्योरिटी। तो ये एक बहुत सोची समझी जानी मानी सरकार की प्लानिंग है, जिस तरह से इस कृषि को इस तरह से मोड़ दिया जा रहा है।
उसके लिए चाहे हमारी तैयारी है या नहीं, स्टेट्स की तैयारी है या नहीं, या वो क्रॉप्स जो आपको वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लगाने चाहिए वो लगाने चाहिए या नहीं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। देवेंद्र जी एक मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि नए बीज बीटी का जो है कहते हैं कि बीटी लगाइए ज़्यादा उत्पादन होगा। तो किसान की समस्या ये कि सब बोलते हैं कि ज़्यादा उत्पादन होगा, वो बीटी कॉटन लगाता है, उसके बाद में उसकी फसल चूँकि बारिश नहीं हुई या पानी नहीं मिला तो फेल होती है। उस अच्छी आमद की अपेक्षा में वो जो है इन्वेस्ट करता है, बीज में भी करता है, पेस्टिसाइड में भी करता है, पानी नहीं मिलता तो उसकी फसल फेल होती है। जब एक्सपेक्टेशंस और एक्चुअल अचीवमेंट में जब मिसमैच हो जाता है तो फिर सुसाइड में जाता है। आप दे ही नहीं रहे ना दूसरी वैरायटी। अभी भी जो आपने दिया ही नहीं। इस समय जो सूखा पड़ा है उसमें भी लाखों के कर्जदार किसान हो चुके हैं अभी भी। लेकिन देवेंद्र जी आपसे पूछना चाहेंगे, जो बात गार्गी कह रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए कि ये जो कृषि योग्य ज़मीनों की बात हो रही है और अधिक अनाज उत्पादन की बात हो रही है, जब हमारे देश में कृषि योग्य ज़मीन सिमटती जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उत्पादन की बातें हो रही हैं, तो उसमें विकल्प क्या हो सकता है? अब ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि ये भी नीति के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ। जो आप पहले पानी की नीति या कृषि की नीति को बड़े डेवलपमेंट की नीति में भी देखा जाए, ये जो कहा जा रहा है कि साहब इसको जो हमारे पास अनाज की कमी आएगी और इसलिए आपको ज़्यादा पैदा करना है, आप ज़मीन सुकड़ रही है और उसके ऊपर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, ये भी इसकी भी राजनीति समझने की जरूरत है। हमारे पास इस समय तकरीबन अभी 1 महीने बाद 90 मिलियन टन का भंडार होगा गेहूं और धान का। 90 मिलियन टन 900 लाख टन, ये कितना होता है? पहली बात तो देश को ये नहीं पता। अगर आप एक बोरी के ऊपर एक बोरी रखें, बोरी ऐसे रखते जाएं, तो आप चांद के ऊपर जाकर भी आपके पास 30 मिलियन टन फिर बच जाएगा। यानी आप चांद के भी 1.5 गुना और जा सकते हैं। और वो सरकार क्या कर रही है, वो उसको एक्सपोर्ट करना चाहती है। सारी कोशिश ये है कि सरकार उसको एक्सपोर्ट करे और गरीबों का, भूखों के किसी की बात नहीं हो रही है कि उसको देना भी है, एड्रेस करना। फूड सिक्योरिटी बिल को अगर आप ताक में रखें, वो डिस्कशन का अलग सब्जेक्ट है। तो ये नीतिगत जो पूरी कोशिश है, जैसा कि गार्गी जी ने पहले कहा कि हमारी कोशिश यही है कि हम सिर्फ कैश क्रॉप्स लगाएं भारत में। और ये जो एक मैसेज दिया जा रहा है कि सब प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, मैं आपसे एक बात कह दूं, दुनिया में हरित क्रांति के बाद प्रोडक्टिविटी में ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। 40 साल हो गए हैं, जो जेनेटिक ब्रेक थ्रू होना चाहिए वो नहीं हुआ है। और ये अब मान के चलना कि सब उसके करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। एक बात तो है, बढ़ाएंगे, हमारे किसान बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके पास जगह नहीं है रखने के लिए, ना आपके पास समेटने के लिए उसको जगह है। और इंटरनेशनली देखें, दिक्कत ये आएगी कि अगर आप इससे डाइवर्ट करते हैं, जैसे पहले कहा जा चुका कि हम फूड से कैश क्रॉप में डाइवर्ट कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि फूड हम इंपोर्ट कर सकते हैं। आज दुनिया में फूड उपलब्ध नहीं है। आपके पास पैसे होंगे, जमीन, आपके पास खाद्यान्न नहीं मिलेंगे, इसलिए कंट्रीज जो हैं बाहर की कंट्रियों में जाके इन्वेस्ट कर रही हैं, वहां लैंड ग्रैब कर रही हैं ताकि वहां पर पैदा किया जा सके, अपने देश में लाया जा सके। हमारी भी देश की पूरी कोशिश ये है कि आप अपनी जो दालें हैं बर्मा में लगाइए या उसमें अफ्रीका में लगाइए। ये बताइए, हमारे किसानों को आप वंचित करते हैं वो लगाने से, और बाहर से आप इंपोर्ट करेंगे। सवाल है कि एक तरफ आप किसानों को तो प्रेरित कर रहे हैं कि आप जो है कैश क्रॉप लगाइए, दूसरी तरफ आप अपनी पॉलिसी बना रहे हैं कि आप बर्मा में और साउथ अफ्रीका में जाके दाल पैदा कीजिए। इसमें एक छोटी सी बात मैं और ऐड कर दूं, यह भी कहा गया था हमारे मंत्री द्वारा कि 56,000 करोड़ रुपए का हम एडिबल ऑयल, खाद्यान्न तेल इंपोर्ट करते हैं। और ये एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि पैदावार की कमी है। बिल्कुल गलत है। 93-94 में हम सेल्फ सफिशिएंट थे एडिबल ऑयल्स में। 97% हम इंपोर्ट पैदा करते थे खुद देश में। बाद में आपने ड्यूटीज कम करनी शुरू कर दी। आज हमारी ड्यूटीज 300% से 0% पे आ गई हैं। तो बाहर से आएगा वो 56,000 करोड़ रुपया हमारे महाराष्ट्र के किसानों को जाना चाहिए था, मध्य प्रदेश के किसानों को जाना चाहिए था, वो अमेरिका के किसान को या मलेशिया के किसान को जा रहा है। जी, तो लेकिन इसमें किसानों का क्या दोष है, ये सवाल सबसे बड़ा है। इस पर बातचीत जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आज हम बात कर रहे हैं सूखे और कृषि नीति पर। सोमपाल जी, जो सूखा और कृषि को लेकर हमारे देश में नीतियां हैं, उसमें किसान आखिरकार पिस रहा है। किसान क्या करे, उसका कोई तो दोष नहीं है। क्या इस पर कभी सोचा जा रहा है? जी हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि सरकारी तंत्र के पास सूचना के तंत्र का भी एक अधिकार है, और जितने सूचना के तंत्र से जुड़े हुए और प्रसारण तंत्र हैं, चाहे वो समाचार पत्र हों या टीवी चैनल्स हों प्राइवेट, वो भी सब सरकार की कृपा पर रहते हैं। तो किसान को सही बात की सूचना दी नहीं जाती। तो आप दे दीजिए। हाँ, हम तो देते हैं, पर हमारी जितनी सीमित क्षमता उतनी देते हैं। आपने मुझे बुलाया तो मैं आया हूँ ना सूचना देने। आप राष्ट्र को प्रसारण कर रहे हैं, आपके लिए कृतज्ञता ज्ञापन कर रहा हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि किसान को ये बात बताई जानी चाहिए
कि सरकार की सारी नीतियां किसान की उपेक्षा करने वाली हैं। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि सीधे सीधे आज विषय इसी के ऊपर आधारित है, सूखे के। जितनी भी भारत में कृषि की उन्नति हुई है वह सारी सीमित रही है, लिमिटेड रही है, कन्फाइंड रही है सिंचित क्षेत्रों में। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति केवल सिंचित क्षेत्र में आई है। जब हम आज़ाद हुए 60% से ज़्यादा क्षेत्र हमारा वर्षा आधारित था, आज भी 60% है। उस 60% क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 1.1 टन पर टिकी हुई है पूरे इस समय में, जबकि सिंचित क्षेत्र में कहीं कहीं 10 टन तक पहुंच चुकी है। ये इस बात का सबूत है कि सरकार की नीति उस 60% वर्षा आधारित क्षेत्र की उपेक्षा की है। और इस बात का एक ये आशा की किरण भी है कि अगर उस क्षेत्र में जल का प्रबंध कर दिया जाए और सिंचाई की सुनिश्चित व्यवस्था कर दी जाए तो उन क्षेत्रों में 3 से 4 गुनी, 10 गुनी तो नहीं, लेकिन जल का प्रबंधन और सिंचाई की व्यवस्था के लिए तो वहाँ पे डैम बनाए गए, 22 डैम उस इलाके में बनाए गए। अगर डैम होते जितने की आवश्यकता थी, देखिए वो भी अलग अलग है वो, क्योंकि विवरण बहुत हो जाएगा, आपके पास समय नहीं, मैं तो वो भी बता दूंगा। जो दक्षिणी भूभाग है भारत का, उसमें डीप एक्वीफर्स नहीं है जैसे उत्तर भारत में है। यहाँ तो 19,000 फुट नीचे तक स्वच्छ पानी मिलता है। वहाँ फ्रैक्चर्ड रॉक है, 140 मीटर से ज्यादा तो मिट्टी गहरी नहीं है, तो वहाँ का पानी जल्दी समाप्त होता है। तो उसकी एक समग्र समेकित नीति होनी चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री को लिखित नोट भेजा अब से 3 महीने पहले कि भारत के पूरे जल संसाधनों का विकास करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है। उसमें से प्रतिवर्ष केंद्र सरकार 25,000 करोड़ दे, राज्य सरकारें सारी 34-35 सरकारें मिलकर बाकी 25,000 करोड़ दें। 50,000 करोड़ प्रतिवर्ष जल संसाधन के विकास में हम निवेश करेंगे तो 10 वर्ष में भारत के पूरे जल संसाधन का समेकित और समग्र विकास होकर सूखे के से इंसुलेट कर सकते हैं आप खेती को। पर उसमें दिया है 1200 करोड़, पिछले साल 1275, खर्च हुआ 428 करोड़। मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं 1000 वर्ष लगेंगे। तो कहीं कोई गंभीरता नहीं है सरकार के स्तर के ऊपर। किसान को ये चाहिए, मैं आपका सवाल का जवाब दूं, कि इस बात को समझकर वो अपना एक नीति पत्र, घोषणा पत्र बनाए, कीमतों के बारे में भी, नीति के बारे में भी, जल संसाधन के विकास के बारे में भी, कृषि विपणन के बारे में भी, कि जो सरकार इसको क्रियान्वित करेगी उसे हमारा वोट मिलेगा। जब तक किसान ये नहीं करेगा, राजनीतिक लोग उससे, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण, हम इतने बेशर्म लोग हैं, हमें किसी से डर नहीं लगता। आदमी को मार दें, भ्रष्टाचार कर दें, चेहरे पर शिकन नहीं आएगी। एक ही बात है जिससे राजनीतिक आदमी डरता है, वो है जनमत। तो किसान जब इस बात के पक्ष में जनमत बनाकर सरकार के सामने खड़े होंगे तब सरकार झुकेगी। ये किसान को करना चाहिए। किसान जनमत बनाए कैसे, उसके वो तो अपने खेती, अपनी रोजी रोटी, आप कर रही हैं ना योगदान, आज कुछ पानी इसी में व्यस्त रह जा रहा है और उस तक मतलब वो उस तरह से शिक्षा भी हासिल नहीं कर पा रहा है। उसका सारा जीवन सिर्फ जो छोटी छोटी उसकी जीवन की जरूरतें हैं उसी को इकट्ठा करने में खत्म होती जा रही हैं। मैं गांधी जी का कुछ बहुत बड़ा भक्त नहीं हूँ और फैन नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया था एक सेल्फ रिलायंस, अब ये शब्द जो है सो बहुत बड़ी गाली बन गया है। मॉडर्निटी और प्रोग्रेस के नाम पर जो हमारे ये जुमले हैं, वो किसानों के लिए भी बाजार पर निर्भर रहना, आयातित बीज चाहिए, आयातित खाद चाहिए, तो ऐसा कुछ भ्रम फैलाया जाता है कि माया, जो जिसे शंकराचार्य ने माया कहा, वो माया जाल फैलाया जाता है कि बड़े रातों रात आप धनी हो जाएंगे। और महाराष्ट्र में आज की तारीख में जो हो रहा है, जो सारे किसान जो ये कैश क्रॉप्स उगा रहे हैं, उनको यही स्वप्न सबज दिखाया गया है कि अभी आप कर्ज में फंसे हैं 5 लाख, चलो इसकी खेती कर लो, अगले साल आपको 50 लाख की उपज मिल जाएगी। इसमें होता क्या है, वो सारी की सारी जो है उसकी उपज जो एक्सटर्नल इनपुट हैं जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं, न पानी उसका अपना है, न बीज उसका अपना है, न बाजार उसका अपना है। इसलिए जो एक मंत्र भारत के किसानों को खुदकुशी से बचाना और इस देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो आत्मनिर्भरता का जो मूल मंत्र है, और आत्मनिर्भरता का मतलब 1000 पहले जो किस तरह से किसानी हो रही थी उसी तरह की जाए, वो मतलब नहीं है। लेकिन किसान, उसका नियंत्रण उस पर हो, और किसान जो चाहता है और किसान के हित को ध्यान में रखकर केंद्रित कर करके नीति बनाई जाए, तभी इस देश की खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और किसानों की भी खुशहाली बढ़ेगी। किसान आत्मनिर्भर कैसे होगा? किसानों के एक नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स था MS स्वामीनाथन का, जिसमें उन्होंने किसानों के हित के बारे में काफ़ी चीज़ें रखी गई, रेकमेंड की थी। वो रिपोर्ट आज तक बाकायदा, मतलब पूरे ढंग से सरकार ने एक्सेप्ट नहीं की है। उसमें काफ़ी बातें थी, जिसमें से मूलतः बात उनकी ये थी
कि जिस इंटरेस्ट पे किसान को कर्ज दिया जाता है वो इंटरेस्ट कम किया जाए। इंटरेस्ट सबवेंशन करके अभी बजट में भी आया है, और होते होते अगर आपने टाइमली रिपेमेंट ऑफ लोन किया, समय से आपने लोन वापस किया, तो आपको 4% उन्होंने इंटरेस्ट जोड़ा है। लेकिन अगर आपकी खेती ही सूख गई तो फिर आप कैसे रिपे करेंगे? अच्छा, जब खेती सूखती है तो किसान को, इस बार आपने देखा होगा कंटिजेंसी प्लान्स में कहा गया है कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन सीड लगा लीजिए, या आप थोड़ी सी डिलेड वाले जो सीड्स होते हैं वो आप लगा लीजिए, या आप खेत खाली ही छोड़ दीजिए और अर्ली रबी सोइंग कर दीजिए। अब जो किसान दोबारा अपना खेत बोल रहा है उसको तो वो लोन नहीं मिलेगा ना बैंक से, तो आप छोड़ ही दीजिए। चाहे आपने 7,000 करोड़ आपने क्रेडिट बढ़ा दिया है इस बजट में, लेकिन 80% हमारे, या कितने परसेंट, 70% फार्मर्स जो हैं, 80% फार्मर्स इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। उन फार्मर्स के लिए जब सुइसाइड्स हाइट पे था विदर्भा और दूसरे क्षेत्रों में, तब कहा गया एक नीति आएगी। आज तक कुछ नहीं हुआ है, बल्कि क्या चल रहा है कि जो हम फार्मर्स को सब्सिडी दे रहे हैं, हम पानी पे भी अब उनसे चार्ज करेंगे। गुजरात ने अभी एक बहुत ही सख्त बिल निकाला है जिसमें कहा है कि अगर आप कैनाल से पानी लेते हैं तो आपको इतना आपका कोटा रहेगा, अगर आपने कोटे के ऊपर आपने पानी ले लिया तो आपको पकड़ लिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। तो किसान के लिए सरकार का बहुत ही स्टेप मदरली ट्रीटमेंट है, आज से नहीं सालों से है। अगर किसान ऋण नहीं दे पाता है तो भी उसको जेल में डाल दिया जाता है। कई स्टेट्स में ये लॉ अभी भी है। तो ये सारी जो चीजें, किसान क्या करे जो हर तरफ से दूसरों पर निर्भर है, मतलब बारिश के लिए वो भगवान पर निर्भर है, खेती के लिए वो दूसरे पर निर्भर है। हर एक चीज़ जहाँ पर उसकी निर्भरता दूसरों तक सीमित है, वहाँ आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसान को क्या किया जाना चाहिए। और जो आप कह रहे थे कि किसान सोचता है कि चलो अपने ऋण से बचने के लिए शॉर्ट टर्म कुछ उपाय कर लेते हैं, इस बार का ऋण निकल आएगा, इसके बाद अगली बार के लिए देखा जाएगा। जैसे अभिमन्यु का हाल था जो महाभारत में, कि वो भेद तो पाए थे लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था। आज भी किसान का भी हाल वही है, किसान को उसके अंदर धकेला जाता है, उसको बाहर निकलना नहीं आता। अभिमन्यु बहुत बहादुर थे, किसान भी बहुत बहादुर है, लेकिन उसकी भी गति वही होगी जो अभिमन्यु की हुई थी, ये निश्चित है। सरकार ने देखिए सोल्यूशन निकाल दिया है। अब हम देखें कितनी खुशी की बात है, उन्होंने कहा कि भाई FDI रिटेल आएगा तो किसान की इनकम बढ़ जाएगी, कंज्यूमर को भी फायदा हो जाएगा, जो वेस्टेज हो रही है वो भी सॉल्व हो जाएगा। वो एक ऐड आता है, वो ऐड आता है कि बच्चा दौड़ रहा है, मिट्टी में गिर गया, पानी में गिर गया, माँ उठाती है, कहती है बेटा कपड़े झाड़ के कहती है कोई बात नहीं, सर्फ एक्सेल है ना। तो सरकार को लगता है कि सर्फ एक्सेल आ गया, वो खेती का पूरा उसमें सोल्यूशन निवारण हो जाएगा उसका सारा। वो जो सोल्यूशन है वो बाजार का सोल्यूशन जो है वो बाजार के लिए है, किसानों के लिए नहीं है। अगर वो वाकई ही किसान के हित में होता तो अमेरिका के किसानों को सब्सिडी की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट इनकम की जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो एक ऋण दिया जाता है 7 लाख करोड़ का दिया गया अभी इसमें बजट में, बहुत से लोग मानते होंगे शायद ये किसानों को कितना फायदा कर रहे हैं, हमने 6.25 लाख करोड़ से पिछले साल के बजट में था, अब की बार 7 लाख करोड़ हो गया। सच्चाई ये है कि सरकार के अपने डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि जो 82% छोटे किसान हैं देश में, उसमें से मात्र 6% किसानों को वो ऋण उपलब्ध होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस साल के बजट का 50,000 करोड़ तो जाएगा छोटे किसानों को, 6.5 लाख करोड़ जो है वो जाएगा कॉर्पोरेट्स को, एग्री बिजनेस कंपनीज को, इवन बिजली जो कॉर्पोरेशंस हैं जो उनकी लाइनों बिछाने के लिए, ये सब काम के लिए जाएगा। तो वहां भी किसान से एक तरह का गड़बड़ हो रही है। अब क्या होना क्या चाहिए, मुझे लगता है कि जो सोल्यूशन कर्नाटका ने अब पिछले 2 हफ्ते में अनाउंस किया है वही सोल्यूशन है। किसानों के लिए एक वेतन आयोग का गठन किया गया और अब टाइम आ गया कि हर महीने किसान को एश्योर्ड इनकम मिले और वो वर्कआउट करनी पड़ेगी। और वो मेरा ये एक मानना है कि बहुत अच्छा स्टेप है। क्यों? क्योंकि चपरासी की इनकम 15,000 रुपए है, किसान की इनकम 2,500 रुपए से कम है, औसतन मासिक जो इनकम है। और जब तक हम वो नहीं करेंगे तो वो इंसुलेट नहीं हो पाएगा। आप तो वेतन आयोग की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार की अभी नीतियां चल भी रही हैं, मान लीजिए गाँव में, छोटे इलाकों में, पिछड़े इलाकों में मनरेगा जैसी नीतियां चल भी रही हैं। मैंने जो रिपोर्ट्स देखी हैं उसमें जो अभी सूखा प्रभावित इलाके हैं वहाँ मनरेगा का भी काम लोगों को नहीं मिल रहा है। आगे वेतन आयोग और वेतन देने की बात तो बहुत दूर की बात है। जमवाल साहब, नहीं, ये जो मनरेगा वाला है वो तो एक रोजगार उपलब्ध कराने का तरीका है। नहीं, रोजगार उपलब्ध कराने से भी तो पैसे, जहाँ अकाल पड़ गया उसको 100 दिन का, 365 दिन में से 100 दिन का रोजगार देंगे। तो वो जब किसान का परिवार उसमें पार्टिसिपेट करता है तो ठीक है। लेकिन एक नई समस्या उससे ही उभर कर आ रही है कि उससे वेज रेट्स
बढ़ गई हैं और किसान को अपनी फसल काटने और लगाने के लिए लेबर नहीं मिल रही। लेकिन वो तो उन इलाकों में जहाँ पर अच्छी फसल हो रही है, जहाँ पर फसल ही नहीं हो रही है, जहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, जहाँ पर पानी के लाले पड़े हुए हैं, वहाँ पर किसान क्या करे? उसको क्या एक वेज बोर्ड बना के वेतन दिया जाए और उसको भी एक मतलब न्यूनतम हिसाब से, जीने लायक हिसाब से उसको पैसे मिलने चाहिए? हाँ, यदि हम कर सकते हैं, या फिर कृषि नीति में बदलाव किया जाए, या फिर ऊपरी तौर से उसे कब तक टैंकर से पानी देते रहेंगे? टैंकर के लिए भी लाइनें लगी हुई हैं। 1 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी यदि हम फूड सिक्योरिटी बिल के नाम से प्रावधान कर सकते हैं तो किसान की जो न्यूनतम जो आय है उसका भी कर सकते हैं, करना चाहिए। जी, तो क्या किसानों की न्यूनतम आय निर्धारित करने की जरूरत है? एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पर चर्चा जारी रहेगी और यहाँ पर मौजूद लोग भी आपसे सवाल पूछेंगे। तो आज की चर्चा में अब तक जो भी बातें सामने आई हैं उसमें पानी, खेती, बीज, बाजार सभी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं और जो युवा हैं वो क्या सोचते हैं देश की कृषि नीति के बारे में, उनका सवाल लेते हैं। मेरा सवाल परशुराम जी से है। परशुराम जी, सबसे बड़ी बात की विदर्भ की बात आती है, महाराष्ट्र की बात आते ही तो जो विदर्भ में जो साखर कारखाने हैं, जिसे गन्ना, जिसे शक्कर उत्पादन किया जाता है, और कई सारे ऐसे पावर प्रोजेक्ट अभी वहाँ पे अलॉट किए गए हैं कई उद्योगपतियों को, उद्योग घरानों को। तो मेरा सवाल ये है कि जो एक नहर बनाई गई है 21 किलोमीटर लंबी और सैकड़ों गाँव को उजाड़ दिया गया विकास के नाम पर, तो उन साकर कारखानों में तो पानी बराबर जाता है, लेकिन वहीं उसी के पास में ही जो विदर्भ का जो एरिया है वो पूरी तरह सूखा है। मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा। आपने प्रश्न किया है लेकिन बहुत बड़ा उत्तर भी आपने दिया है इस मुद्दे पर। ये जो नीति है विशेष रूप से जो महाराष्ट्र में, वहाँ पर पानी की कोई उतनी जितनी कमी जो दिखाई पड़ रही है वो नहीं है, लेकिन पानी को जिस तरह से बर्बाद किया जा सकता है और जिस तरह से पूंजीपति लोगों के पक्ष में उसको डाइवर्ट किया जा सकता है वो पूरी ताकत के साथ किया जा रहा है। विदर्भ में भी आप देखेंगे, आप जाएंगे तो वाटर पार्क्स बन रहे हैं, वाटर थीम पार्क्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन मैसिव लेवल पर हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है या कड़वी सच्चाई ये है कि शुगर लॉबी या कोट अनकोट शुगर माफिया जो कहा जाता है वो महाराष्ट्र की पूरी पॉलिटिक्स को सपोर्ट करता है। अभी परसों मुख्यमंत्री ने आग्रह किया वहां पर, पृथ्वीराज चौहान ने, कि भाई सूखा पड़ गया है, किसानों के लिए पानी पीने के लिए तो नहीं है, तो बड़ी दया करके वहां के जो शुगर फैक्ट्री ने 60 करोड़ रुपए दिए हैं वहां पर दान के रूप में, चंदे के रूप में। हजारों करोड़ रुपए अपने बनाते हैं और पूरी वहां की राजनीति चलती है, वहां के व्यवसाय चलता है, कारखाने चलते हैं और इसकी कीमत किसान चुकाते हैं। उनकी जो जीविका चलाने वाली जो वहां की धरती है, धरती माता चुकाती है और धरती के अंदर जो पानी है उसका विनाश करके चुकाते हैं। लेकिन जो वहां के जो नीतिकार हैं, जो शासक वर्ग हैं, वो इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब पानी पर भी पूंजीपतियों का कब्जा होता हुआ दिख रहा है। जी, अगला सवाल पूछिए। मेरा सवाल श्री परशुराम जी से है। सरकार सब्सिडी हटा के महंगाई बढ़ा रही है, लेकिन न्यूनतम समर्थन जो मूल्य तय कर रही है वो कम कर रही है। तो आपने अभी कहा था कि हमको किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है, वो कैसे बनाएं? क्योंकि वो रोजी रोटी के लिए पर डे जो खर्च कर रहा है वो महंगा होता जा रहा है उसके लिए। इस पर मैं टिप्पणी चाहूँगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, एक तो आत्मनिर्भरता का सवाल बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन उस पर अभी न जाए, वो बहुत बड़ा सवाल है कि, लेकिन जो इन्होंने बताया कि स्वामीनाथन कमीशन ने जो बोला था कि जो इनपुट कॉस्ट है प्लस 50% जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए, पिछले 3 सालों में कुछ 3-4 साल पहले करीब 30% एक्स्ट्रा था, उसके बाद घट करके 20% पर आ गया। अभी तो पिछले साल जो बढ़ाया है उन्होंने मिनिमम समर्थन मूल्य, वो 10% ही एक्स्ट्रा है। तो यहां पर तो सरकार के पास पैसे नहीं है। यहां पर बाकी सब चीज, यहां से दिल्ली से मुंबई तक के लिए 15 लाख करोड़ की प्रोजेक्ट जो है सो कमर्शियल हब बनाने के लिए तो है, लेकिन किसानों के लिए जो उचित मूल्य देने के लिए, जो यहाँ के पेट भर रहे हैं, जो इस देश की 65% की आबादी की जीविका भी जो चला रहा है, उसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हम लोकतंत्र हैं, लेकिन कोई ये फार्मर किसानों का वोट बैंक नहीं है। जब तक किसानों का वोट बैंक नहीं बनेगा तो इसी तरह से राजनीति होती रहेगी। नाम लेंगे कि हम किसानों का समर्थन कर रहे हैं और उनके लिए नीतियां बना रहे हैं, लेकिन वहां पर फायदा होगा उद्योगपतियों का। मैं पूर्व कृषि मंत्री से सवाल पूछना चाहूंगा। सर, आपके भाषण में मुझे ये लगा आपको सारी नीति पता है, फिर भी आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं सरकार को ये नीति बनानी चाहिए, वो नीति बनानी चाहिए। जब आपकी सरकार थी उस समय आपने ऐसा नीति क्यों नहीं बनाया जो आज ये समस्या पैदा हो गई वो नहीं होती? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। एक तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं कृषि मंत्री केवल 13 महीने 7 दिन और 4 घंटे रहा था, और जिस नीति का आलेख मैंने तैयार किया था उसको
तैयार करने में जितना समय लगा, जब उसको कैबिनेट ने विधिवत रूप से अंगीकार करके, एक्सेप्ट करके और नोटिफाई करने की बात आई तो सरकार गिर गई। और दृश्य से मेरे ओझल होने के बाद से वो कागज़ आज तक वहीं रखा हुआ है। तो मैंने तो बनाया था और मैं उस समय भी ऐसे ही बोलता था, ये आपको दावे से कह सकता हूँ, सारे मित्र भी जानते हैं। जब मैं मंत्री था तब भी मैं इतने ही विद्रोही स्वर में बोलता था। क्रेडिट कार्ड जारी कराने का श्रेय अकेले मुझे है। रिजर्व बैंक के गवर्नर मानने को तैयार नहीं था, वित्त मंत्री मानने को तैयार नहीं थे। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम हमने बनाई, किसान आयोग की अवधारणा मैंने बनाई थी और स्वामीनाथन से पहले जब किसान आयोग गठित हुआ उसका 2 महीने मैं अध्यक्ष था। पहले जब सरकार गिरी हमने इस्तीफा दिया तब वो बने थे। और मैं सहमत नहीं हूँ गार्गी जी की बात से कि उन्होंने कोई बहुत अच्छी, कुछ सिफारिशें अच्छी की हैं, पर जितना उस विषय पर कहना चाहिए था, स्वामीनाथन कमीशन नेवर केम इवन नियर टू द रिक्वायरमेंट। वो अलग बात है। मैंने अच्छे हैं ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा सरकार ने माना नहीं है। प्लीज, मैंने ये कहा, इस पर नहीं बहस हो। एक उत्तर मैं जरूर देना चाहूँगा जो उन नवयुवक ने पूछा था। उनका कहना यह था कि किसान उत्पादक ही नहीं है, किसान उपभोक्ता भी है। जब किसान को अपने खाने के लिए खरीदनी पड़ती है जो चीज़, सब चीज़ तो वो पैदा नहीं करता। महाराष्ट्र का किसान ज्वार पैदा कर लेगा, पर गेहूं तो उसे उत्तर भारत के किसान का खरीदना, वो उसको महंगा, सब्जी महंगी। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा 2 साल पहले अरहर की दाल का भाव किसान को मिला 28 रुपया और वो बिकी 105 रुपया। गोल्ड प्लेटिंग कर रहे हैं क्या आप? 10% खर्च होता है प्रोसेसिंग पर। तो जो आवश्यक जिन्स कानून है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसमें सरकार के पास वैधानिक क्षमता है न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की और अधिकतम। हमने कहा था कि 40% से ज्यादा मार्कअप नहीं हो। अगर 42 रुपए से ऊपर अरहर की दाल बिके तो उस आदमी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, अगले दिन सुबह दाम गिर जाएगा, मुनाफा भी होगा उसको। वो सरकार नहीं करना चाहती। मोटी बात यह है कि जो लोग 105 रुपए में दाल खरीद रहे हैं वो भी बहुत पीड़ित हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगला सवाल आप पूछिए। मेरा सवाल गार्गी जी से है कि अभी हाल ही में अभी कितने अनाज लाखों टन वेस्ट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे कि अभी केंद्र सरकार गरीबों में बांट दिया जाए मुफ्त, तो केंद्र सरकार ने क्यों नहीं बांटे? केंद्र सरकार का कहना है, मेरा नहीं, उनका कहना है कि जिस हम अनाज खरीदते हैं तो हम कुछ पैसा लगा के खरीदते हैं, उसके रखरखाव में भी हमें कुछ पैसा लगता है। तो उतने सब पैसे के रखने के बावजूद रखते हुए हम उस अनाज को मुफ्त में नहीं बांटना चाहते। दूसरा ये है कि आप जानते हैं कि एक नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल आने वाला है, जिसके अभी पैरामीटर्स क्या होंगे ये ठीक से मालूम नहीं है। उसके लिए सरकार थोड़ी सी भयभीत है अंदर से, क्योंकि वो आपको कानूनी तौर पे लोगों को जो आइडेंटिफाइड बेनिफिशरीज होंगे उनको उतना अनाज आपको देना ही पड़ेगा। तो सरकार का ये सोच है कि भाई अगर किसी बारिश नहीं हुई और फसल फेल हो गई, कुछ हो गया, तो अगर नहीं रहा हमारे पास तो हम कैसे उसकी पूर्ति करेंगे। इसके लिए सरकार इतने बड़े अनाज के ढेर के ऊपर बैठी है। अगला सवाल पूछिए। मेरा नाम अभिलाष है, मैं कृषि विशेषज्ञ से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। संसाधन तो हमारे पास सीमित है और सीमित होते ही चले जाएंगे, तो हम क्यों ना कुछ ऐसा इनोवेशन सोचते हैं या कुछ ऐसा नया करते हैं जिससे आगे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और अगर जो ऐसे इनोवेशंस हैं, मैंने पढ़ा है कुछ हैं, तो उन्हें फिर सरकार पुश क्यों नहीं करती और उसे ग्राउंड स्तर पर क्यों नहीं लाती? क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसमें? आपने पढ़ा है कुछ इनोवेशंस हैं? जी हाँ, मैंने योजना में पढ़ी। कोई बता दीजिए। नहीं, मैं स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन की जो ये पढ़ी थी, वो किसी राइस कल्टीवेशन के लिए कोई अपने नेबरिंग कंट्रीज से, वो ठीक है। अच्छा, आपका मतलब है कि टेक्नोलॉजीज ऐसी जिससे पानी का प्रॉब्लम जो है वो एड्रेस हो, वो ठीक है कि आपका SRI मेथड है एक, जिसको आप लाएंगे तो उसका पानी का, बीज का, दोनों का उसमें उपयोग जो है वो कम होता है। लेकिन उसमें दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि किसी कंपनी को उसमें कुछ बेचने को नहीं है, और हमारे देश में टेक्नोलॉजी वही लाई जाती है जिसमें कुछ बेचने को हो। और जब अगर ट्रैक्टर है या उसका कोई और इंस्ट्रूमेंट है तब तो सब सरकार लग जाती है, क्योंकि उसको किसी को माल बेचना है। SRI में कोई माल बेचने की बात नहीं है, इसलिए किसी का इंटरेस्ट नहीं है। और जिन स्टेट्स ने अभी दिखाया है कुछ इंटरेस्ट, वहाँ पाया गया है कि इसके बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं। लेकिन ये SRI है क्या चीज़? SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है, जिसमें आप उसकी पैदावार इस तरीके से की जाती है कि आप उसकी बुआई जो है 15 मिनट लगेंगे बताने में, उसे छोड़ दीजिए। उसकी बुवाई उस तरह से किया जाता है कि पानी का कम उपयोग होता है उसमें और बीज का कम उपयोग लगता है उसमें, तो लेबर थोड़ी ज़्यादा लगती है। लेकिन वो बहुत अच्छा सिस्टम है, तकरीबन 30 से 50% के बीच में पानी बचता है। अगर 5000 लीटर हमें 1 किलो के लिए लगता है पानी,
तो वो कम से कम आप देखें उसमें से 30-40% अगर बचता है एवरेज, तो बहुत बड़ा उसमें एक बचाव होता है, आपकी सेविंग होती है। वही क्रॉप्स की बात, क्रॉपिंग पैटर्न के साथ ये जुड़ा हुआ बात है, ये इनकी बात ठीक है। जमाल साहब, क्यों नहीं आखिर इस तरह के पैटर्न को अपनाया जा रहा है और उस इलाके में जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर इसको प्रयोग में लाया जा रहा है? नहीं, उसका जवाब तो इन्होंने दिया है, क्यों नहीं अपनाया जा रहा है कि उसकी मार्केटिंग, हम उसमें दोनों प्रॉफिट कम है। हम दोनों की बात का निष्कर्ष बता दें आपको। सरकार की सारी नीति पूंजीपतियों के नीत स्वार्थ का पोषण करने के लिए चलती है। इन ऐसी देशी विधाओं में पैसा नहीं बनता, कंपनी का इसमें कोई लाभ नहीं होता, इसलिए सरकार उसके प्रति संवेदनशील नहीं है। ये सीधी सीधी बात है। अगला सवाल पूछिए। हमारी सरकार के पास क्या अभी भी इतना बजट है कि वो दीर्घकालीन नीति के बारे में सोच सकती है? जी हाँ। मैं और जो महाराष्ट्र में जो घोटाला हुआ ऐसा जी हाँ है, क्या वो इस सूखे का परिणाम समझ गए? ये जो एक नीचे नौजवान ने बात कही कि सीमित संसाधन है, उनको ठीक से लगाया जाए। योजना, बजटिंग और अर्थशास्त्र का सिद्धांत ही है, ये इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी आपने, स्केर्स रिसोर्सेज हैविंग मल्टीपल अल्टरनेट यूजेस, और उसको कहाँ आवंटन किया जाए ये तो बजट है, चाहे वो घर में बने चाहे सरकार का बने। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब मैं योजना आयोग में था तो हम 2 सदस्य कालाहांडी, बोलनगिर, कोरापुट, जिसे पावर्टी पॉकेट कही जाती है भारत की, उसका दौरा किया हमने देखा एक एक गांव में 49 से लेकर 107 तक टेलीफोन कनेक्शन थे और लाइनें नीचे डाल दी गई थी। सैकड़ों करोड़ रुपया बर्बाद हुआ, वो मिट्टी हो गया क्योंकि अभी मोबाइल टेलीफोनी आ गई। उन्हीं गांवों में पीने का पानी 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर दूर से सिर पर ढोया जाता था। तो मैंने भारत के प्रधानमंत्री को योजना जब हम स्वीकार कर रहे थे बात कही थी, सर आई विल बी सरप्राइज्ड प्लेजेंटली इफ योर टेलीफोन्स एंड कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड टू स्प्रिंकल वाटर ऑन द क्रॉप्स एंड क्वेंच द थर्स्ट ऑफ द पीपल एंड एनिमल्स। तो भारत की प्राथमिकता पीने का पानी है, खाना है कि कंप्यूटर है? सब कंप्यूटर पे, क्योंकि वहां कंपनी से खट से कमीशन मिलता है। तो सबका उत्तर यही है कि सरकार की सारी नीति ओतप्रोत है, प्रेरित है पूंजीपतियों के निहित स्वार्थ का पोषण करने से, गरीब आदमी की चिंता नहीं है। इसमें ऐड करूं सोमपाल जी, जब पहली बार मैंने इस पर लिखा कि उड़ीसा में कैसे जिस बुलांगीर जिले में भूख से लोग मर गए, लेकिन वहां पर एक सैटेलाइट टावर लगाया सरकार ने और हर घर में फ़ोन था, तो मैंने लिखा कि ये फ़ोन का क्या उपलब्धि है जबकि लोगों के पास अनाज नहीं है। तो वहाँ की सरकार ने जवाब दिया उसका, और वो जवाब ये था कि देवेंद्र शर्मा गलत कह रहे हैं, क्योंकि अब जो लोग हैं वो फ़ोन उठा के हमें कह सकते हैं कि हम भूखे हैं, हमें अनाज चाहिए। ये सरकार का जवाब था। तो आप देख लीजिए कि कहाँ नीतियाँ हमारी कैसे, क्योंकि नीति पर बहुत से कमेंट्स हुए हैं कि साहब नीति लॉन्ग टर्म नहीं है और शॉर्ट टर्म भी नहीं है। जो स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उस वक्त मैं प्रधान सलाहकार था कृषि मंत्रालय में, और मैंने उस रिपोर्ट को एग्जामिन करवाया था और एक नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स 2007 में बाकायदा कैबिनेट की अप्रूवल से रिलीज़ हुई। तो हमें संतुष्टि नहीं हुई कि रिलीज़ हो गई, पॉलिसी आती है और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो हमने एक एक्शन प्लान बनाया जो सारे राज्यों को हमने भेजा। एक्शन प्लान बाकायदा एक डॉक्यूमेंट के शेप में है। अब सवाल ये है कि उस डॉक्यूमेंट को या एक्शन प्लान को लागू कौन करेगा। अब हम केंद्र को भी ब्लेम कर सकते हैं, राज्यों को भी ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी उस पॉलिसी को लागू करने के लिए राज्यों की है। जी, लेकिन यहाँ पर तो केंद्र और राज्य में उस तरह का मतभेद भी नहीं। प्लीज बेयर विद मी। मैं ये इट इज ए शेयर ब्यूरोक्रेटिक स्टॉक रिप्लाई हम 50 साल से सुन रहे हैं कि ये तो राज्यों का विषय है। जी, मैं मना करने की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिसी है, सरकारी अधिकारियों नहीं, पॉलिसी है, एक्शन प्लान है, और उसको किस तरह से मॉनिटर करें या किस तरह से लागू करें, शायद उसमें गैप है। मैं ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का आर्गुमेंट इज अनटेनेबल आर्गुमेंट। जी, अगला सवाल पूछिए। मैम, मेरा नाम आकाश शर्मा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। जैसा कि सर ने कहा 70,000 करोड़ सरकार ने इन्वेस्ट करने के लिए दिए, पर उन तक पहुँचे नहीं। इन्हीं आर्थिक सहायता ना मिलने की वजह से कृषि लोग सुसाइड कर लेते हैं। इनका जिम्मेदार किसे कहा जाएगा? सरकार जिम्मेदार है। उसमें सरकार के 3 तंत्र हैं भी। सरकार में राजनीतिज्ञ हैं, सरकार में नौकरशाह हैं और सरकार में ही ठेकेदार हैं और उद्योगपति हैं। ये तीनों मिल करके बर्बाद कर रहे हैं किसानों को। जी, तो न सिर्फ नीतियों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, न सिर्फ इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि पानी, खाद, बीज, बाजार को कैसे ठीक किया जाए, बल्कि एक जो संवेदनशीलता होनी चाहिए सरकार के अंदर, वो भी दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे पास वक्त की कमी है, लेकिन आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। फिर कभी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।
है।